दोस्तों, अगर आज कोई चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है तो वो है बॉलीवुड और उसकी हिपोक्रेसी जो रह रहकर सामने आती रहती है। बॉलीवुड या गैंग ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय आएगा जब उन्हें इस कदर ट्रोल किया जाएगा। खैर, ये सब तो होना ही था और देखिए ना, इस बार कौन ट्रोल हो रहा है। करण जौहर की सबसे खास आलिया भट्ट। दरअसल आलिया भट्ट और यामी गौतम को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस पर आज हम कुछ रिएक्शन तो कुछ ओपिनियन देंगे। बस नेपोटिज्म नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट जोक्स असाइड, आप सबको पिछले साल नवंबर 2025 में आई यामी गौतम की फिल्म हक याद है? अरे वही जो कि शाबानो केस पर आधारित कोर्टरूम ड्रामा है। फिल्म जब रिलीज हुई थी तब उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। हमने भी अपने चैनल पर एक एक्सप्लेनर वीडियो किया था फिल्म की हकीकत को लेकर। आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। उस वक्त भी यामी गौतम के अभिनय की खूब चर्चा की गई थी, लेकिन बॉलीवुडिया गैंग द्वारा नहीं। मगर जैसे ही इस जनवरी फिल्म हक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती है, आलिया भट्ट एंड गैंग तुरंत सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, यामी गौतम यू आर क्वीन, बिग फैन ऑफ योर्स। यहां तक कि जिस करण जौहर ने आज तक यामी गौतम को कोई फिल्म ऑफर नहीं की, वो भी उनके बिग फैन बन जाते हैं। मगर क्यों? माना कि यामी गौतम ने हक फिल्म में ज़बरदस्त एक्टिंग की है, मगर आलिया भट्ट से लेकर करण जौहर का स्टोरी लगाकर यामी गौतम की तारीफ करना कुछ हजम सा नहीं हुआ, क्योंकि बॉलीवुड का ये वही गैंग है जो यामी गौतम को लेफ्ट आउट फील करा चुका है और खुद यामी गौतम भी ये कन्फेस कर चुकी हैं। There have been times where you felt unwelcome, where you felt you're not a part of this. For that, you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. खैर, सोशल मीडिया में इसे लेकर अलग ही चर्चा चल रही है। कुछ का कहना है कि ये सब यामी गौतम के पति आदित्य धर से फिल्म मांगने की तरकीब है। कुछ यूजर लिखते हैं फिल्मों के लिए भीख मांगना इस नेपो किड की पुरानी आदत है। यामी को साइडलाइन करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी वो यामी से भीख मांगने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं। अन्य यूजर का कहना है कि once again I'm convinced that Alia Bhatt is an insecure, cunning person. Not only does she buy awards and films she doesn't deserve, but now, after the success of Dhurandhar, she decided to praise the team and write in an Instagram that her favorite actress is Yami. वैसे बात कुछ गलत भी नहीं है। अब आप खुद ही देखिए, धुरंधर फिल्म को हर किसी ने प्रेज किया, यहाँ तक कि करण जौहर ने भी फिल्म को फेवरेट फिल्म ऑफ द ईयर कह दिया, लेकिन आलिया भट्ट ने एक शब्द नहीं बोला। हाँ, उनकी चुप्पी का कारण भी हम अच्छी तरह से जानते ही हैं, उनके स्टेप ब्रदर राहुल भट्ट। लेकिन उसमें 26/11 का सीन जो था उसमें डेविड हेडली दिखे थे। तुम्हें पता है आलिया भट्ट के स्टेप ब्रदर राहुल भट्ट was very close to David Headley. उसको he is known as David Headley's friend. But David Headley is a terrorist. उससे उसके भाई क्या कनेक्शन? So दोस्त थे, वो जिम में मिले थे 2007 में। आतंकवादियों के साथ जिम जाते थे। Reminding me of Taliban in the gym when they took over Afghanistan. Anyway, Alia Bhatt के step brother Rahul Bhatt, he was friends with David Headley. डेविड हेडली ने कोर्ट में ये भी माना है कि इनफैक्ट ही हैज सेड कि उसने राहुल को मना किया था कि नवंबर एंड में 2008 में नॉट टू गो टू साउथ बॉम्बे। सो यस, उनको इनसाइडर टिप मिल रही थी, इनसाइडर टिप मिल रही थी सेफ रहने के लिए, और उधर एंड एट द सेम टाइम डैडी महेश भट्ट बुक रिलीज कर रहे हैं, आरएसएस की साजिश। बताइए, तो भाई ये तो कहानी पूरी फैमिली वाली। आलिया भट्ट तो बहुत इनसिक्योर है, मुझे लगता है ये दोनों ही कनेक्शन है उसके, कि वो एक तो वो बहुत ही इनसिक्योर रहती है। दोस्तों, ये सब बॉलीवुड की नेपोटिज्म और सिंडिकेट कल्चर पर फिर से सवाल खड़ा करता है। यामी जैसे सेल्फ मेड एक्टर्स के पहले अवार्ड्स चुराए जाते थे, जैसे आर्टिकल 370 में यामी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म फेयर आलिया को जिगरा के लिए मिल गया, जो फ्लॉप थी, यानी फिल्म फेयर बेस्ट आलिया अवार्ड बन गया है। लेकिन यामी की सक्सेस से नेपो किड्स को डर लग रहा है कि टैलेंट जीत रहा है, कनेक्शन नहीं। करण जौहर जैसे किंग मेकर को अब यामी आदित्य को सलाम करना पड़ रहा है, लेकिन नेपोटिज्म यामी को सलाह दे रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम दिस स्नेक।
क्योंकि ये तारीफ़ें सच्ची नहीं, बस बिजनेस है। करण जौहर अक्सर इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, टैलेंट अपने आप उभर कर आ ही जाता है। लेकिन फिर वही करण जौहर जब अपने फेवरेट्स को लॉन्च करते हैं, उन्हें बार बार मौका देते हैं, उनके लिए नैरेटिव्स बनाते हैं, तब ये बयान खोखले लगने लगते हैं। एक तरफ आउटसाइडर्स स्ट्रगल को रोमांटिसाइज किया जाता है, दूसरी तरफ इनसाइडर्स के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है। यही हिपोक्रेसी आज लोगों को चुभ रही है, जिसे सोशल मीडिया पर खुलकर कॉल आउट भी किया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना इसलिए बॉलीवुड के लिए अनकंफर्टेबल बन गया है क्योंकि अब नैरेटिव सिर्फ पीआर एजेंसीज तय नहीं करती, आज ऑडियंस कंपेयर करती है। एक तरफ यामी गौतम जैसी एक्ट्रेस जो बिना हाइप के सॉलिड परफॉर्मेंस देती हैं, और दूसरी तरफ आलिया भट्ट जैसी स्टार्स जिन्हें हर प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रेट किया जाता है। सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि क्या सबको बराबर मौका मिल रहा है। ऑडियंस भी बदल चुकी है, अब सिर्फ ग्लैमरस सॉन्ग्स और बिग बैनर से काम नहीं चलता। लोग पूछ रहे हैं क्यों एक एवरेज परफॉर्मेंस को मास्टरपीस बताया जाता है, और क्यों एक सॉलिड एक्टर को साइडलाइन रखा जाता है, क्यों अवार्ड्स अक्सर प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्यों मीडिया नैरेटिव सेलेक्टिव होते हैं। बॉलीवुड को समझना होगा कि अब लोग ब्लाइंड फैंस नहीं हैं, अब लोग पैटर्न्स देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं और हिपोक्रेसी पकड़ लेते हैं। जब एक आउटसाइडर हिट देता है तो उसे कोइंसिडेंस कहा जाता है, जब इनसाइडर हिट देता है तो उसे नेक्स्ट सुपरस्टार घोषित कर दिया जाता है। यही फ़र्क ऑडियंस को चुभता है। आखिर में बात सीधी है, ये किसी एक एक्टर या फिल्म मेकर के खिलाफ नफरत की बात नहीं है, ये सवाल फेयरनेस का है। अगर आलिया भट्ट को सेलिब्रेट किया जाता है तो यामी गौतम जैसे एक्ट्रेस को भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर करण जौहर टैलेंट की बात करते हैं तो उसे ग्राउंड रियलिटी में भी दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बॉलीवुड नहीं बदलता तो ऑडियंस उसे बदलने पर मजबूर कर देगी, व्यूज से, ट्रेंड से और बॉक्स ऑफिस से, जिसका उदाहरण हमने हाल ही में धुरंधर फिल्म के साथ देख ही लिया है। फिल्म ने अब तक लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर ली है। बाकी फिल्म की हाइप और ज़बरदस्त स्टोरी लाइन हम सब ने देख ही ली है, और बॉलीवुडिया गैंग ने भी। बाकी जाते जाते आप सभी से सवाल है, अगर मैं कहूं कि धुरंधर और हक आज की तारीख में बॉलीवुड की वो 2 फिल्में हैं जो इंडस्ट्री की डूबती इज्जत को बचाने का काम कर रही हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि पिछले साल की वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिसने बॉलीवुड के डूबते करियर को बचा लिया है।